हमको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाना था, क्लियर। जल्दी जल्दी रिवाइज कराते रहे। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान हमने ये कहा था कि इनके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप। सबसे पहला प्रोसेस का नाम क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सुनते ध्यान से। हमने यहाँ पे कहा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या बताया? रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड हमारे पास क्या था? सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान हमने ये कहा था कि हमारे पास आने वाली आर्टरियोल को क्या बोलते थे? अफरेंट आर्टरियोल। जाने वाले आर्टरियोल को क्या बोलते थे? इफरेंट आर्टरियोल। जब इन दोनों के बीच में हमारे पास ल्यूमेन के डायमीटर का अगर डिफरेंस अगर क्रिएट होता है, तभी हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, क्लियर। उसी को हमने क्या बोला था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन कराता था? ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन कराती थी, याद आ रही है? ग्लोमेरुलर, आजा, ठीक है। ग्लोमेरुलर, अब हमारे पास कैप्सुलर मेम्ब्रेन जो होती थी वो कितने लोगों से मिल करके बनी थी बताइए? 3 लोगों से मिल करके बनी थी। पहला हमारे पास क्या है? पोडोसाइट सेल्स। दूसरा हमारे पास क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड हमारे पास क्या है? इंडोथेलियल सेल्स ऑफ अफरेंट आर्टरियोल या इफरेंट आर्टरियोल, क्लियर। जब इन्हीं से क्या होता था कि हमारे पास मेम्ब्रेन से क्रॉस होता था तो कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह क्या होते थे? हम वो होते थे, फिल्टर आउट होते थे। सबसे पहले हमने ये बताया था कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास कितना होता है। तो हमने ये कहा था जीएचपी, यानी हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि 55 mmHg का था। अगर उनमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको किसको? बीसीओपी, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 35 mmHg बताई थी हमने। फिर हमने ये कहा था सीएचपी, कोलॉइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू हमने कितनी बताई थी? 10, क्लियर। जब हम कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को और हमारे पास कोलॉइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जोड़ करके 45 आता था हमारा, और उसमें से 55 को हम माइनस करते तो कितना आता था? 10 mmHg का प्रेशर आता था, क्लियर। तो हमने ये कहा था कि एनएफपी हमारे पास कितना होता था? 10 mmHg का प्रेशर होता था। इस प्रेशर की वजह से कोई भी ब्लड क्या होता था? फिल्टर आउट हो जाता था, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि अब रीएब्जॉर्प्शन हमें कराना है। क्या कराना है? रीएब्जॉर्प्शन कराना है। रीएब्जॉर्प्शन सबसे पहले किसमें हमने कराया बताइए? पीसीटी में कराया। पीसीटी की सबसे खास बात क्या थी कि हमने ये कहा कि पीसीटी की जो मेम्ब्रेन थी ये कैसी थी बताइए? ये कैसी थी? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी थी। किसकी बनी थी? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी थी। इनके पास माइक्रोविलाई पाया जाता है, न कि सीलिया पाया जाता है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि इनके अंदर सीलिया पाया जाता है, नहीं, सीलिया नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? माइक्रोविलाई पाया जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ती है, और सरफेस एरिया बढ़ रही है तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, क्लियर। ये किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन करते थे? तो ये रीएब्जॉर्प्शन करते थे, यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता था लगभग 60 से लेकर के 65 mmHg का रीएब्जॉर्प्शन होता था, क्लियर। फिर हमने ये कहा था जिसमें से 70 to 80% क्या होते थे? जितने में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे वो रीएब्जॉर्ब होते थे। हमारे पास ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब होते थे, और हमारे पास क्या होता? अमीनो एसिड 100% रीएब्जॉर्ब होते थे, और विटामिन सी रीएब्जॉर्ब होते थे, और हमारे पास कैटायन रीएब्जॉर्ब होते थे। अभी तक जितने भी हमने रीएब्जॉर्प्शन बताया वो सब के सब कैसे थे? पैसिवली थे, ठीक है। फिर हमने ये कहा था वाटर हुआ हमारे पास और एनायंस हुआ। एनायन के फॉर्म में हमारे पास क्या? बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन, ये हमारे पास क्या होता था? एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन शो करते थे। क्या मेरी बात सही है? दूसरा पॉइंट आता है कि इनके पास क्या पाए जाते हैं कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के आइसोलेटरल सरफेस पे हमारे पास बेसोलेटरल सरफेस पे क्या पाए जाते थे? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते थे, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पंप पाए जाते थे, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता था कि हमारे ब्लड सेल से क्या करता था कि लेता था सोडियम आयन को ग्लूकोज के साथ, ठीक। इसीलिए हमने इनको बोला था ग्लूट हमारे पास विद सोडियम आयन, क्लियर। यहाँ पर एक तरीके की वो एक्वापोरिन्स है। क्या है बताइए? चैनल प्रोटीन होती हैं। ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं, और उनके साथ साथ क्या चला आता है बताइए? सोडियम आयन। इसलिए सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हमारे पास पैसिवली ही होता है, ट्रांसपोर्ट, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि यहाँ पर ग्लूकोज और हमारे पास सोडियम आयन है, और सोडियम आयन हमारे पास 3 सोडियम आयन अगर पीसीटी के अंदर जा रहा है तो वहां से कितने पोटेशियम आयन अंदर लेकर के जाएगा? 2 पोटेशियम आयन लेकर के अंदर जाता है, क्लियर। तो हमने इसीलिए हमने ये कहा था कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि यहाँ पर अब किस में रीअब्जॉर्प्शन कराना है? लूप ऑफ हेनेले में। लूप ऑफ हेनेले के बारे में हमने ये कहा था कि यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेले में एक थिन सेगमेंट पाई जाती है और थिक सेगमेंट पाई जाती है। जो थिक सेगमेंट होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, जबकि थिन सेगमेंट जो होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है।
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है हाईली परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, इसीलिए यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिवली होता चला जाता है। क्लियर। फिर जैसे जैसे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता जा रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता चला जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के नीचे जितना ज्यादा नीचे बढ़ते जाएंगे, जितना नीचे बढ़ते जाएंगे अंदर की तरफ, यहाँ पर कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो सोडियम आयन कंसंट्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन लगातार निकल रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है। क्लियर। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आते जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, घटेगा। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि आगे चल करके यहाँ पर डीसीटी भी आते हैं। क्लियर। डीसीटी के बारे में ये बोला गया है, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में हमने ये बताया था मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कितना परसेंट, 5%। कितना परसेंट लिखवाया था, शायद 5% ही लिखवाया था। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन कहाँ पे, डीसीटी। ठीक है। डीसीटी के अंदर क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एनर्जी लगा करके हम क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे कहा था यहाँ पे दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। क्लियर। एक होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम है क्या, एडीएच, और एक होता है हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, उनका नाम क्या है, एल्डोस्टेरॉन। हमने ये कहा कि एडीएच जो हार्मोन होता है वो हमारे पास कहाँ पे, जेजी सेल्स के ऊपर जाकर के एक्ट करता है और वहां से वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है। क्लियर। यानी हमारे पास वाटर का रीएब्जॉर्प्शन वहां पे भी हो रहा है बट एक्टिवली हो रहा है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर जो एल्डोस्टेरॉन वहां से आ रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ये भी हमारे पास जेजी सेल्स पे ही एक्ट करता है और वहां से सोडियम आयन को कंसंट्रेशन को क्या करता है, निकालता है, यानी रीएब्जॉर्प्शन कराता है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर लाते हैं। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में हमने ये बताया था दो तरीके के कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, एक अपर कलेक्टिंग डक्ट, एक लोअर कलेक्टिंग डक्ट। अपर कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, यानी कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं, और जो लोअर हमारे पास होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मेडुला रीजन में पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कलेक्टिंग डक्ट आर फाउंड इन, तो सिंपल आप लैंग्वेज में भाषा में क्या लिखेंगे, मेडुला, जब तक नहीं बोला जा रहा है तो। ठीक है। अपर और लोअर की बात करेंगे तो नहीं कहेंगे। क्लियर। जब तक अपर और लोअर की बात नहीं किया जा रहा है आपसे तो क्या मारेंगे, लोअर हमारे में मारेंगे। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मेडुला रीजन में मारेंगे। क्लियर। तो हमने ये कहा कि अपर कलेक्टिंग डक्ट में क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एडीएच के। क्लियर। तो हमने वहां पे लिखा है कि एडीएच रिसेप्टर आर आल्सो प्रेजेंट ऑन दी अपर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपर कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी करता है। क्लियर। फिर जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है किसका, सम अमाउंट ऑफ यूरिया का। क्लियर। यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर उनकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए किडनी मैट्रिक्स में हमारे पास ये यूरिन को क्या करते हैं, थोड़ा अमाउंट में यूरिया को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। क्लियर। बस इतना ही था, इतना ही था ना। चलिए हेडिंग डालते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। आपको ध्यान से समझना है, हमने ये कहा कि हमारे पास ब्लड की कैपिलरीज से हमें अब क्या करना है, बॉडी से बाहर ही तो निकालना है यूरिन को ना। अब जितना ज्यादा हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल थे गलती से रीएब्जॉर्ब्ड हो गए होंगे जो कभी कभी। क्लियर। अब वो क्या करते हैं कि डिफरेंट पार्ट में, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट पर क्या होते हैं, उसको सिक्रीट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हमेशा कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिवली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं। क्लियर। जैसे कि हमने ये कहा कि हाइड्रोजन आयन मेरे लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो बॉडी से बाहर निकल रही होती, बॉडी से बाहर निकल रही होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन अगर हमारे बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो गई तो वो क्या किया जाता है कि बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों, क्योंकि एसिडिटी हमारे अंदर कॉज करने लगता है। ठीक है। कई सारे अल्सर कॉज करेंगे। तो हमने ये कहा कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेकर के जा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है, यानी ये ब्लड कैपिलरीज हमने बताया।
ये हमारे ब्लड कैपिलरीज है, और ब्लड कैपिलरीज से हम कहाँ पे लेकर के जा रहे हैं बताइए? ये इपिथेलियल सेल्स पे लेकर के जा रहे हैं। इपिथेलियल सेल्स ऑफ किसका बताइए? रेनल ट्यूब्यूल। हम रेनल ट्यूब्यूल में ही तो हम क्या करते हैं, इनको लेकर के जा रहे हैं ना। क्लियर? ये जितने भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं, ये जितने भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं, इन्हीं में हम लेकर के जाएंगे, इन्हीं के ल्यूमेन में हम लेकर के जाते हैं। क्लियर? और ये कैसे लेकर के जा रहे हैं बताइए? एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बताइए? ट्यूबुलर सिक्रीशन हमेशा कैसा प्रोसेस होता है? ये एक्टिव प्रोसेस होता है। क्लियर? हम आपको यहाँ पे जैसे समझाने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं। अब इसी के अंदर जितने भी मटेरियल्स आपको पाए जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? रेनल ट्यूब्यूल है। अब यहीं से तो लेकर के जाना है हमें। क्लियर? और यही तो हमें यूरिन में लेकर के कंसंट्रेट करेगा, तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ही हम लेकर के जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट हमें यही बात याद रखना है कि हम ट्यूबुलर सिक्रीशन किस में कर रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन इन कहाँ? सिक्रीशन इन पीसीटी। जल हो गया। चलिए अब सुनेंगे, यहाँ पे किसका किसका सिक्रीशन होता है वो हम समझते हैं। सिक्रीशन ऑफ कुछ पॉइंट। क्लियर? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होता है, बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन होता है, NH3 का सिक्रीशन होता है, क्रिएटिनिन का सिक्रीशन होता है। आप कॉमा लगा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिनिन का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है? डाइज का भी हो सकता है, टॉक्सिक मटेरियल का भी हो सकता है, टॉक्सिन हम लिख सकते हैं। क्लियर? इन तो यहाँ पे किसका किसका सिक्रीशन हो रहा है बताइए? ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका हो रहा है बताइए? नंबर 1 पे हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, बाइकार्बोनेट आयन का और अमोनिया का। इन सब का क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। क्रिएटिन, क्रिएटिन नहीं सुने थे नाम? सुना दे नाम। जब जैंथिन पढ़ा रहे थे उस दौरान क्रिएटिन का नाम जिक्र किया था, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन, गाउटी आर्थराइटिस। भगवान कर याद आ जाए। हाँ तो उस समय नाम लिए थे कि नहीं क्रिएटिन का? अच्छा भूल गए हैं। सुनेंगे, क्रिएटिन और क्रिएटिन में डिफरेंस है, समझ आ रही बात है? हो गया पहला पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन इन कहाँ? ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डीसीटी। ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डीसीटी। चलिए ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डीसीटी में हमारे पास किसका सिक्रीशन हो रहा है? H+ आयन का, पोटेशियम आयन का, NH3 है, NH3 का। अब कोई ये नहीं कहेगा सर जी यहाँ पे सिक्रीशन हो गया, यहाँ पे भी क्यों करा दिया? हो जाता है। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि अगर पीसीटी में पूरी तरीके से कंप्लीटली सिक्रीशन नहीं हो पाता तो डीसीटी में लेकर के जाते हैं। लूपा फेनेले में क्यों नहीं लेके गए? लूपा फेनेले में सिक्रीशन नहीं होता। क्लियर? हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, ट्यूबुलर सिक्रीशन इन कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूबुलर सिक्रीशन इन कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका होता है? हाइड्रोजन आयन का एंड पोटेशियम आयन का। किसका होता है बताइए? हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का। इन सबका सिक्रीशन होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन लूपा फेनेले, ट्यूबुलर सिक्रीशन इन लूपा फेनेले। फोर्थ होता तो नहीं है बट हम आपको समझाना चाह रहे हैं।
ट्यूबुलर सिक्रीशन इन लूपा फेनेले, LH मैंने लिखा है। क्लियर। लूपा फेनेले में दो तरीके के लूपा फेनेले होते हैं। एक हमारे पास कैसे डिसेंडिंग लूपा फेनेले, एक होता है हमारे पास क्या असेंडिंग लूपा फेनेले। आप पूरा लिखेंगे। क्लियर। डिसेंडिंग लूपा फेनेले का मतलब क्या है, जो नीचे की तरफ आ रहा है ना लूपा फेनेले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लूपा फेनेले बोलेंगे। क्लियर। डिसेंडिंग लूपा फेनेले में किसी भी तरीके का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता ही नहीं, नो ट्यूबुलर सिक्रीशन, किसी भी तरीके का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता ही नहीं। असेंडिंग लूपा फेनेले में हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे पेज नंबर आई थिंक 295 है क्या, ओपन करिएगा पुरानी एनसीईआरटी से। क्लियर। ओपन करिए। बस बस 295 ही है, दिख रहा है आपको। यूरिया कहाँ दिख रहा है बहन, तो खोली नहीं हो। ठीक है, चौथी आंख से देख रही है, दो आंख तो है, एक चश्मा है, फिर एक और आंख है, देख ले रही है। सुन दे जैसे आप देख रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल रहा है, डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ फेनेले में जा रहा है। डायग्राम देखिए, लाओ दिखा दे, इधर देखिएगा, यहां से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ फेनेले में जा रहा है, दिख रहा है। और जबकि यहाँ पे किसी भी तरीके का डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनेले में किसी भी तरीके का सिक्रीशन नहीं हो रहा है ना। समझ में आई बात। चलिए शुरू से सिक्रीशन समझाते हैं, एकदम यहां से शुरू से देखिएगा। ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होकर के गए, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका हुआ था, बाइकार्बोनेट आयन का, NaCl का, वाटर का और न्यूट्रिएंट का, पोटेशियम आयन का। क्लियर। ये एब्जॉर्प्शन, एरो अगर बाहर जा रहा है ट्यूब्यूल से तो वो एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है। क्लियर। अगर एरो अंदर की तरफ जा रहा है, क्लियर, अगर क्या हो रहा है, एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो हम समझेंगे वो सिक्रीशन है। क्लियर। पीसीटी के अंदर पहला किसका सिक्रीशन दिया गया है बताइए, हाइड्रोजन आयन का दिया है। दूसरा आप एरो भूल गए हैं, वो लोग पोटेशियम आयन को भी अंदर डाल दो। ठीक है, कर लो, एनसीईआरटी से भूल हो गई है। ट्यूबुलर सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन का हुआ है, उसके बगल में किसका दिया है, अमोनियम आयन का दिया है ना, अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ है। पीसीटी के अंदर पोटेशियम आयन का भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। पोटेशियम आयन रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, पोटेशियम आयन अंदर भी जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनेले में किसी भी तरीके का ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन हुआ। वो भी किसका एब्जॉर्प्शन हुआ बताइए, वाटर का हुआ। क्यों, वाटर इज हाईली परमिएबल फॉर किसके लिए, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनेले के लिए। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि असेंडिंग लूप ऑफ फेनेले में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि थिक सेगमेंट में भी NaCl का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। चलिए थिक सेगमेंट में हो रहा है तो मैंने कैसे बताया था, एक्टिवली या पैसिवली, एक्टिवली, याद आ रही है बातें। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि डीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, NaCl का, वाटर का और बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका हो रहा है, पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का। क्लियर। तो हमने डीसीटी में हमने किसका किसका लिखवाया, ये डीसीटी में देखेंगे तो पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का और हमारे पास अमोनिया का। क्लियर, इनका ही सिक्रीशन लिखवाया है। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में किसी भी तरीके का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पे लिखा है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर, यही तो इतनी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी चीजें आधी अधूरी इनमें बताई गई हैं। क्लियर। अब बात आता है कि हेडिंग डालते हैं, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। रुकिए रुकिए रुकिए, लिख लीजिए फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। हेडिंग है हमारे पास फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, आपके एनसीईआरटी में दिया है। नेक्स्ट वही है ना, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल।
समझाए? सुनते ध्यान से। हेडिंग है हमारे पास फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। एक एक के फंक्शन के बारे में समझेंगे। क्लियर? और सारे फंक्शन मैं बता चुका हूँ, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा कि वाकई में पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, सुनेंगे। उसमें वही पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको बताया जाएगा। क्लियर? जो पूछा जाएगा। हम पहला फंक्शन बताना चाह रहे हैं आपका, किसका? पीसीटी का। सबसे पहला फंक्शन किसका बताना चाह रहे हैं? पीसीटी का। हमने यहाँ पर एक पीसीटी लिया, ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक पीसीटी लिया। ये हमारा क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। क्लियर? यहाँ पे एरो अगर अंदर जा रहा है, अगर एरो अंदर जा रहा है तो समझ जाइए वो सिक्रीशन है। वो समझ जाइए क्या है? सिक्रीशन। अगर एरो आपका बाहर निकल रहा है, अगर एरो आपका बाहर निकल रहा है तो समझ जाइए वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्लियर? यानी पीसीटी में किसी भी तरीके का फिल्ट्रेट अगर आता है, फिल्ट्रेट अगर आता है तो यहाँ पे कई लोगों का एब्जॉर्प्शन होता है और कई लोगों का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। क्लियर? तो सिक्रीशन किसका होता है और एब्जॉर्प्शन किसका होता है, हमें यही बात याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारे पास किसका हो रहा है? आप पहली बार वो डायग्राम देख करके बताइए किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था पीसीटी के अंदर? एब्जॉर्प्शन किसका किसका हो रहा था हमारे पास? एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा था? बाइकार्बोनेट आयन का। क्लियर? और किसका हो रहा था? सोडियम आयन का। क्लियर? ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। क्लियर? अरे बोलिए। अब बात आती है सिक्रीशन किसका हो रहा है। सिक्रीशन में देखिए किसका किसका सिक्रीशन इन्होंने लिखा है? हाइड्रोजन आयन का, और किसका लिखा है? अमोनियम का लिखा है। ठीक है, यानी किसका लिखा है? हाइड्रोजन आयन का लिखा है, और किसका लिखा है? अमोनिया का लिखा है। क्लियर? इसके अलावा एक और हमने लिखवाया था गलती से, किसका? पोटेशियम आयन का सिक्रीशन। समझ आई बात? तो यही बात हमें ऐसे ट्रिक याद रखनी है। ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये चीजें, ये आपको मेंटेन कर रहा है पीएच। ये आपको क्या मेंटेन कर रहा है? पीएच। डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसी भी ट्यूब्यूल के अंदर अगर पीसीटी के अंदर पीएच बैलेंस करने का काम कौन करता है? पीएच मेंटेन इज बाय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका? बाइकार्बोनेट आयन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ किसका? हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि ट्यूबुलर आयनिक बैलेंस किसके द्वारा होता है? आयनिक बैलेंस इन पीसीटी बाय, अरे बोलो, ionic balance in PCT by tubular secretion by potassium ion and selective reabsorption of sodium ion। समझ आई बात? पहला फंक्शन लिख लीजिए। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लोराइड आयन भी लिख लीजिएगा, NaCl निकल रहा है ना। पहला फंक्शन समझ में आया? पीसीटी का फंक्शन समझ में आया? पीटीसी हेल्प इन किसमें, किसमें मदद करता है? पीएच मेंटेन में, और किसमें मदद कर रहा है? आयनिक बैलेंस में। अगर पीसीटी के अंदर पीएच मेंटेन हो रहा है तो कैसे हो रहा है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका? बाइकार्बोनेट आयन, और किसका? ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ सोडियम अमोनियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। क्लियर? ये पीएच मेंटेन होता है। डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है पीएच मेंटेन बाई, तो किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका सिक्रीशन हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए दूसरा हम बताने जा रहे हैं अब किसका? डीसीटी का। दूसरा फंक्शन किसका है बताइए? डीसीटी का। अच्छा पीसीटी का फंक्शन पढ़ लेते हैं ना, लाइए एनसीईआरटी निकालिए। हाँ एनसीईआरटी रखे रहिए अपने पास। क्लियर? चलिए
यहाँ पे लिखा गया है कि सिक्रीशन में, उल्टा पढ़ लेंगे हम, अपने पास ही रखो, ठीक है। हाँ, तेरे टीचर के अंदर ये टैलेंट है, नजरें बड़ी तेज है हमारी। क्लियर। इन्होंने ये लिखा है कि हमारे पास पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, याद आ रही है। तो इनके पास लिखा भी है कि यहाँ पर विच इज हमारे पास इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने कई दिनों से लिखवाते चले आ रहे हैं, पीसीटी का जो लाइंड होता है वो किससे होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। इनके पास माइक्रोविलाई पाई जाती है, और माइक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर मोर एब्जॉर्प्शन। ये तो बात हमने लिखवा चुके हैं ना। दूसरी लाइन भी लिखवाए हैं, देखेंगे आप। इन्होंने ये लिखा है कि नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट थे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट में हमारे पास क्या आता है, एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के नाम पर आता है, और अमीनो एसिड्स आती है, और हमारे पास क्या होता है, वाइटामिन आती है, और हमारे पास एनायंस, कैटायंस, वाटर, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट थे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करा दिया था कि नहीं। क्लियर। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी बातें मैं लिखवा चुका हूँ। क्लियर। ये 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो रीएब्जॉर्ब होती हैं वाटर एंड बाय दिस सेगमेंट। क्लियर। फिर लिखा है कि पीसीटी आल्सो हेल्प इन, अब यहाँ पे फंक्शन आ गया। क्लियर। तो लिखा है कि पीसीटी आल्सो हेल्प इन मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, किसका बताइए, सिलेक्टिव सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम का। सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका, सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका, एस का मतलब सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन का, और किसका बोला है बताइए, पोटेशियम आयन का और अमोनिया का। क्लियर। फिर इन्होंने ये लिखा है कि हमारे पास ये सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन, क्लियर, ऑफ द फिल्ट्रेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, किसका बताइए, बाय कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। क्लियर, यही लिखा है, सिर्फ बाई कार्बोनेट आयन लिखा है, तो हमने भी बाई कार्बोनेट आयन ही लिखा है। क्लियर, हाइड्रोजन आयन का नहीं। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर एक चीजें और लिखवा दिया है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। क्लियर, पैसिवली आते हैं ना ये। क्लियर, इसलिए लिखवा दिया। डीसीटी के बारे में समझाएं, समझ में आ गई बात। ये किसमें फंक्शन मदद करता है, पीसीटी किसमें मदद किया बताइए, मेंटेन मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। क्लियर, यही तो फंक्शन है इनका। क्लियर। पीसीटी के बाद डीसीटी आता है, बहुत सिंपल से तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डीसीटी है, ये हमारे पास डीसीटी है। यहाँ पे सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ आप किसका कराएंगे, हाइड्रोजन आयन का और अमोनियम आयन का। ठीक है, अमोनिया का या क्या कराएंगे यहाँ पर, ये सिर्फ कराएंगे। यहाँ पर सिक्रीशन किसका कराएंगे आप, पोटेशियम आयन का, और एब्जॉर्प्शन किसका कराएंगे बताइए, सोडियम आयन का। ये दोनों किसमें मदद कर रहे हैं बताइए, आयनिक बैलेंस में। ये दोनों किसमें मदद कर रहे हैं, आयनिक बैलेंस में। और ये पीएच मेंटेन कौन कर रहा है बताइए, यानी बाइकार्बोनेट आयन का नाम यहाँ पे नामो निशान नहीं है। क्लियर, डीसीटी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन नहीं आए थे। क्लियर। हो गया, लाइए डीसीटी भी पढ़ करके सुना दे रहे हैं। डीसीटी पढ़ करके सुना है, जल्दी करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ये भी किसमें मदद कर रहा है बताइए, पीएच मेंटेन में और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में। क्लियर। चलिए देखते हैं। अच्छा, लूपा फेनले ही दे दिया क्या दोबारा, कुछ होता ही नहीं, देख लेंगे एक बार, देख लें लूपा फेनले का। आप देखोगे फंक्शन इसमें कुछ दिया ही नहीं है। सुनेंगे ध्यान से, लूपा फेनले भी पढ़ लेते हैं। लूपा फेनले सारी बातें लिखवा चुका हूँ, सुनिएगा ध्यान से, एक तरफ से एक तरफ। कह रहा है कि हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लूपा फेनले, याद आ रही है, यानी एब्जॉर्प्शन हमारे पास होता ही नहीं इनमें। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स कहाँ पे, असेंडिंग लिम्स, और हाउ एवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन किसमें बताइए, हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर, यानी इनके पास कोई भी रोल है ही नहीं कुछ ज्यादा। क्लियर।
अब इनका सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि मेडुलरी जो पिरामिड होती हैं, मेडुलरी रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो पाई जाती है उनका हाइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, और यही हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल के सोल्यूशन से मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, आयनिक बैलेंस करना चाहिए। इसलिए ये क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से लेकर के आते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ देते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर ये क्या करता है, मेंटेन करता है किससे, रेनल ट्यूब्यूल को। क्यों, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, समझ आई बात है, नेफ्रॉन का पार्ट है ही नहीं, तो नेफ्रॉन के अंदर जितने भी रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आयनिक बैलेंस है, यूरिया और NaCl का कंसंट्रेशन है, वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मेंटेन रहना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, और इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर, आने वाला जो टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म इसी पे बेस्ड है। क्लियर, फिर उसने ये लिखा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स जो दिए गए हैं, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बताइए, कंसंट्रेशन जो फिल्ट्रेट हो रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन इनका बढ़ता जाता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि लगातार वाटर क्या हो रहे हैं बताइए, निकल रहे हैं, समझ रहे बात। फिर उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल, किसके लिए, इम्परमिएबल टू वाटर। क्लियर, यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है, इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्लियर, तो इन्होंने ये लिखा है कि जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली, समझ में आई बात। तो हमने यही तो बात बताया था, NaCl Na एक्टिवली निकल रहे हैं। क्लियर, फिर यहाँ पे लिखा है और लगा करके लिखा है या पैसिवली, हम एक पॉइंट आपको बताएंगे, एक्टिवली पैसिवली दोनों आ जाएंगे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। डिसेंडिंग लिम्ब में हमारे पास वाटर लगातार निकल रहे थे, लगातार निकल रहे थे, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि जब हम ऊपर की तरफ असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में बढ़े तो वहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम था, तो सोडियम क्लोराइड जो होते थे वो आराम से डिफ्यूज हो गए। क्लियर, बट जहां पे थिक सेगमेंट आए, थिक सेगमेंट में हमने एनर्जी लगा करके बाहर निकाला, क्यों, क्योंकि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए गए थे वहां पे, सिंपल, याद आ रही है। तो एक्टिवली और पैसिवली दोनों की बात वहां पे कर ली जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे एक्टिवली पैसिवली दोनों की बात करेंगे। क्लियर, हम लिखवा देंगे अभी इसको। फिर इन्होंने ये लिखा है कि डियर फॉर द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट जो दिए गए हैं पासेज अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड, ऊपर की तरफ हम जाते जाएंगे असेंडिंग में तो हमारे पास कंसंट्रेशन कैसा होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेडुलरी फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेडुलरी जो फ्लूइड होती है उनके अंदर भी कंसंट्रेशन घटता चला जाता है। क्लियर, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में आएगा अभी। फिर कह रहा है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फंक्शंस के देख लेते हैं। कह रहा है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर किसका, हमारे पास सोडियम आयन का एंड वाटर का, याद आ रही है। फिर उसके बाद लिखा है कि डीसीटी आल्सो कैपेबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका हो रहा है, ये सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन है किसका हो रहा है बताइए, हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का। क्लियर, समझ आई बात। फिर उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि इनके फंक्शन की बात करेंगे, तो ये लिखा है कि ये मेंटेन करते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयन एंड अमोनिया, ये मेंटेन कर रहे हैं किसको, पीएच को। तो पोटेशियम आयन एंड अमोनिया, हमारे पास पोटेशियम आयन हमारे पास है और अमोनिया जो है वो पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर, और यहाँ पे लिखा गया है सोडियम पोटेशियम बैलेंस ये कर रहे हैं किसको, हमारे पास मेंटेन कर रहे हैं आयनिक बैलेंस को। क्लियर, तो सोडियम आयन हमारे पास क्या कर रहे हैं, आयनिक बैलेंस में मदद कर रहे हैं। और वहां पे ये भी साफ साफ लिखा है सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी आयन को बैलेंस कर रहा है, तो सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी आयनिक बैलेंस में मदद कर रहे हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऐसे इस तरीके से याद होंगे। क्लियर, हेडिंग डालते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को देखेंगे यहाँ से, ये हमने एक कलेक्टिंग डक्ट बनाया, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को डाल देना है, यहाँ से उठा करके पोटेशियम आयन को डाल देना है, सिक्रीशन होता ही नहीं। क्लियर, सॉरी एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है। क्लियर,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसको मेंटेन कर रहा है बताइए, पीएच। ये किसको मेंटेन कर रहा है बताइए, आयनिक बैलेंस। यानी ये पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन आयन। एंड आयनिक बैलेंस को कौन काम कर रहा है बताइए, पोटेशियम आयन। क्लियर। इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है इनके। धीरे धीरे आयंस देख रहे हैं आप घटते चले जा रहे हैं ना। डीसीटी में बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब कराया है क्या, हाँ लिखा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन ना, नहीं है, नहीं। आल्सो कैपेबल लिखा तो है ना बाइकार्बोनेट आयन को, बोलिए। डीसीटी में आल्सो कैपेबल लिखा है बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सही है, अब सही है ना। एनसीईआरटी ने लिख दिया है, क्लियर। चलिए कलेक्टिंग डक्ट के बारे में लिख पढ़े, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ध्यान सुनेंगे। एनसीईआरटी पहले पॉइंट ये लिखती है कि द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। क्लियर। यानी ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही है हमारे पास कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला तक, वही लॉन्ग ट्यूब्यूल का नाम क्या है बताइए, कलेक्टिंग डक्ट है। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन किसका होता है बताइए, जाते जाते हमारे पास वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर। फिर इन्होंने ये लिखा है कि टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और ज्यादातर क्या होता है कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू कीप अप ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेटेड करते हैं। क्लियर। और सम अमाउंट ऑफ यूरिया को चुरा लेते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ देते हैं। क्लियर। फिर इन्होंने लिखा है कि इट आल्सो प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका है, हाइड्रोजन आयन। एंड इनमें लिखा है कि पोटेशियम आयन। क्लियर। यानी पीएच मेंटेन कर रहा है किसके द्वारा, हाइड्रोजन आयन के सिक्रीशन से। आयंस को मेंटेन कर रहा है किससे बताइए, पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन को सिक्रेट करके। क्लियर। ये फंक्शन खत्म हो गए हमारे। क्लियर। इससे ज्यादा फंक्शन आपको नहीं, इसीलिए मैं आपसे जो शुरुआत से मैं बढ़ाते चला आ रहा था, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सारी बातें, यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। क्लियर। तो हम आपको बताए थे कि वहां पे पूछा जाएगा तो आपको उस समय याद रहेगा सारे पॉइंट। क्लियर। याद आ रही है बातें। चलिए एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास, काउंटर करंट मैकेनिज्म। रुकिए रुकिए रुकिए, डक्ट ऑफ बेलिनी की भी बात कर लेते हैं। कलेक्टिंग डक्ट ओपन होते हैं किसमें, डक्ट ऑफ बेलिनी। क्लियर। अब सुनते हैं हम, डक्ट ऑफ जो बेलिनी है। क्लियर। कई सारे कलेक्टिंग डक्ट, कई सारे कलेक्टिंग डक्ट, कई सारे कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो रहे हैं किसमें, डक्ट ऑफ बेलिनी में। ये हमारा क्या है, डक्ट ऑफ बेलिनी है। क्लियर। हमने यहां पे कहा कि ये जो यूरिन होगा वो 4 टाइम कंसंट्रेटेड होगा। कितने टाइम बताइए, 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पर यूरिन आ रहा है तो उसका 4 टाइम्स कहाँ पे होगा बताइए, उसका 4 टाइम्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे। क्लियर। अब इस यूरिन की बात अगर हम करें, ध्यान सुनिए, डक्ट ऑफ बेलिनी से जो यूरिन निकल रहे हैं, इस यूरिन की बात करेंगे तो इस यूरिन में वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो लगभग लगभग 95% वाटर होते हैं। कितने परसेंट होते हैं बताइए, 95% हमारे पास क्या होते हैं, वाटर होते हैं। क्लियर। और बचा खुचा हमारे पास क्या होता है कि यूरिया का जो अमाउंट होता है। क्लियर। यूरिया का जो अमाउंट होता है वो 2.7 या 8 के आसपास होता है। याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा आपके एनसीईआरटी में कितना दिया है, मॉड्यूल में देखिए कितना दिया है।
कितना दिया? ये ये तो यूरिया का है। सॉल्ट का तो होता होगा हमारे पास 2% के आसपास। अब सुनते हैं, क्लियर? ये डाटा अपने मॉड्यूल का, ये डाटा नहीं है एलन का। कौन सा मॉड्यूल है तुम्हारा? तो ऐसे बोलना। हाँ ठीक है, तो क्लियर। तो हमारे पास क्या आता है कि ये 2.7% यूरिया हमारे पास पाए जाते हैं। नंबर जो फ्लक्चुएट करते हैं, ये वैल्यू हमेशा वैसे ही कि वैसे बना रहता है। ये नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, क्लियर? ये नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। और इनका क्या होता है कि जो कलर होता है वो कैसा होता है बताइए? पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है बताइए? वजह बताइए? ड्यू टू इनके अंदर एक पिगमेंट पाई जाती है, उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। क्या नाम है उसका? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर जो होता है वो पेल येलोइश कलर की होती है, क्लियर? हो गया। अगर हम बात करते हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल की, किसकी बात करेंगे? अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो एक दिन में 1 से लेकर के 1.5 लीटर, ठीक है, यूरिन जो होता है एक्सक्रीट आउट करता है, एक दिन की बात कर रहे हैं, क्लियर? ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। क्लियर? एक सामान्य जो हमारे पास मेल होते हैं या फीमेल ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो कितने से कितने लेकर के बताइए? 1 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अगर उससे कम हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है, तो समझ जाइए क्या है? बीमारी है, ठीक है? तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सारी बीमारी अभी हम आपको पढ़ाएंगे। हो गया? हो गया। चलिए, इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग डालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म। लिख चुके थे ये वाला लिख चुके थे? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म। सुनते जाए सर। काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको जितना अभी तक समझाया गया है, बहुत हार्ड तरीके से समझाया गया है, क्लियर? इतना हार्ड है नहीं ये टॉपिक जितना आपको बना दिया जाता है कि बहुत ही टफ टॉपिक है। एक्सप्रेशन में हमें मैक्सिमम टीचर को बोलते हुए देखा है, अब ये सबसे टफ टॉपिक होता है। बिल्कुल भी टफ नहीं होता, हम आप पहली बार बता रहे हैं आपको, सारी बातें आप खुद बताओगे, क्लियर? हम अगर इसको बेसिकली इतना चीज़ें एनसीईआरटी ने इतना कॉम्प्लिकेट बना करके रख दिया है इस चीज़ को, वो समझने को कोई चाहता ही नहीं। अब आपको सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट समझाएंगे, आपको सारी बातें आपको खुद रियलाइज होगी, इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। देखेंगे ध्यान से, काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्लियर? तो दो ही स्टेप हमें पढ़ने हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में। कितने स्टेप पढ़ने हैं? 2 स्टेप। ये चीजें एनसीईआरटी ने नहीं दी है, हम अपने तरीके से समझा रहे हैं जो आपको इजी करेगा समझाने में, क्लियर? एक होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेटर, एक होता है हमारे पास क्या? मल्टीप्लीकेटर, और एक होता है हमारे पास एक्सचेंज पार्ट। एक हमारे पास क्या होता है? एक्सचेंज। तो एक हमारे पास कैसे मल्टीप्लीकेटर और एक हमारे पास कैसे एक्सचेंज वाले पार्ट। मल्टीप्लीकेटर का मतलब होता है कि जो भी कंसंट्रेशन किसी भी यूरिया का है या यूरिन का है,
वो कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने रेशियो से, हमें वो बातें याद रखनी है। क्लियर। और एक्सचेंज का मतलब होता है कि कहाँ से वो एक्सचेंज कर रहा है। हम एक सिंपल तरीके से आपको पहले एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को आपको ध्यान से समझना है पहले। अगर वो डायग्राम आपको समझ में आ गया तब आधा से ज्यादा दिक्कत हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कभी भी कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन बनाए थे स्ट्रक्चर, और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ पे बनाया, फिर ये आगे चल करके क्या हुआ, कुछ इस तरीके से बना, ये आगे चल करके कुछ इस तरीके से बना, फिर ये हमारे पास ये कुछ हमारे इस तरीके से, यहाँ पे जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गए। क्या कुछ इसी तरीके का था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर ये कैसा रीजन था, कॉर्टेक्स रीजन था, ये कैसा रीजन था, मेडुला रीजन था। क्लियर। नानू इसे उठा दो अपने पीछे, जगी हुई है, इधर देखो, नीचे कहाँ देख रही हो तुम। क्लियर। अब सुनते ध्यान से, ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स, यहाँ पे जाने वाली को क्या बोला हमने, बताइए अफरेंट, यहाँ से निकलने वाली को इफरेंट। बोली बात सही है। हमने ये कहा कि इफरेंट आर्टरियोल से यहाँ से कई सारी कैपिलरीज क्या होती हैं, निकलती हैं। क्लियर। और ये दो कैपिलरीज जो होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में भागती हैं। फिर से सुन रहे हैं, सुनिए, यहां से दो कैपिलरीज निकलती हैं, यही हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है। यहाँ पे कैपिलरीज जितने भी निकल रहे हैं आर्टरियोल से, तो दो डायरेक्शन में बंटते हैं। पहला डायरेक्शन ऐसा होता है कि ये वाली जो कैपिलरीज है इनके चारों तरफ ऐसे ऐसे बन जाती हैं, इसका नाम आपने क्या रखा था, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी रखा था। क्लियर। और इस डायरेक्शन से जो निकल रही है, यहां से आ रही है, ये कुछ इस तरीके से भटकेगी और यहां से आएगी, और ये कैपिलरीज कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ये कैपिलरीज कुछ इस डायरेक्शन में। इस कैपिलरीज की डायरेक्शन क्या है बताइए, यहाँ पे। क्लियर। मैक्सिमम पार्ट अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पीसीटी हमारे पास था। क्लियर। पीसीटी से हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन आया यूरिन का, तो यहाँ पे ही धीरे धीरे आएगा। क्लियर। और ये इस रास्ते से होकर के यहाँ पर ऊपर चढ़ता चला जाएगा। बट अगर इसकी बात अगर हम करें वासा रिक्टा की, क्लियर, ये तो हमारे लिए लूपा फेनले के सराउंडिंग में जो पाए जा रहे हैं उसको ब्लड कैपिलरीज को क्या बोलेंगे, वासा रिक्टा की। वासा रिक्टा की जो डायरेक्शन है, क्या इनसे जस्ट अपोजिट नहीं दिखाई दे रही है आपको? क्लियर। क्या अपोजिट नहीं दिखाई दे रही है? अपोजिट दिखाई दे रही है। यही बातें हमें याद रखनी है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वासा रेक्टा का और रेनल ट्यूब्यूल का, क्लियर, लूपा फेनले का हम कह सकते हैं, ठीक है, वो जस्ट एक दूसरे के क्या है, उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अगर हमने ये कहा कि हमारे पास वासा रेक्टा का डायरेक्शन, यानी ये हम दो डायरेक्शन बना रहे हैं। एक हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, इसका डायरेक्शन अगर ये है, क्लियर, तो इनके चारों तरफ हमारे पास जो भी पाए जा रहे हैं क्या पार्ट, वासा रेक्टा का, इनके चारों तरफ जो वासा रेक्टा का पार्ट आपको नजर आ रहा है, इनका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। क्लियर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर। और इनका डायरेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं लग रहे हैं? क्लियर। ये इनके एक दूसरे के अपोजिट, ये इनके एक दूसरे के अपोजिट, यही हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म है। काउंटर का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, वो उधर से बंदूक ताने हैं, वो उधर से ताने हुए हैं। क्लियर। एक दूसरे के अपोजिट जस्ट वर्क कर रहे हैं। सेम यही बात काउंटर करंट मैकेनिज्म में है। क्लियर। तो हमें यही बात याद रखना है, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हुई यहाँ पे डिवाइड हुई पीसीटी के अंदर, जो दूसरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है यहाँ से होकर के गुजरेगा, न कि यहाँ से होकर के। क्लियर। फिर यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज
आपको ध्यान सुनेंगे, यही जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे सराउंडिंग में थे और यही हमारे पास वासा रिक्टा के ट्यूबुल यहाँ से आगे चल करके जाएंगे और यहाँ पे किसका बनाएंगे बताइए, रेनल वेन का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर, जहाँ पे कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं वहां रेनल वेन बन जाती है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमेशा याद रखना है। आप हमें बताएं मल्टीप्लीकेटर फेज, क्लियर, मल्टीप्लीकेटर फेज कहाँ कहाँ होता है, बिटवीन किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन हमारे पास कहाँ पे बताइए, पीसीटी में होता है, क्लियर, डीसीटी में होते हैं हमारे पास, और हमारे पास कहाँ होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं। क्लियर, ये मल्टीप्लीकेशन फेज है। जबकि एक्सचेंज पार्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है बताइए, बिटवीन हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एनएलए, या फिर हम लूप ऑफ एनएलए ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, बिटवीन लूप ऑफ एनएलए और किसके बीच में बताइए, एंड वासा रेक्टा के बीच में। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर समझ में आई, पहले इतना समझ करके लिख लीजिए। क्लियर, जितना समझ में आया उतना लिखते जाइएगा, एनसीईआरटी को फॉलो भी मत करिएगा, हम आपको खुद बोल लेंगे जब पढ़ने के लिए तब पढ़िएगा। क्लियर, कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की ये इतना डाटा आपको दे दिया जाता है कि 300, 400, 600, 800 ऐसा डाटा दे दिया जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये कैसे याद होगा, याद रखना ही नहीं है डाटा। क्लियर, मैं जिसका डाटा बोलूंगा उसी का याद रखना है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कुछ डाटा है उसको याद रखना है, इकोलॉजी में कुछ डाटा दिए गए, इकोलॉजी का सारा टॉपिक का डाटा याद रखना है। कई सारे डाटा ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए बताए जाते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी समझाने के लिए, वो डाटा याद नहीं रखना होता हमें। क्लियर, दिक्कत क्या होती है, हम माथा वहां लड़ाते हैं जहां पे लड़ाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाटा आपको समझाने के लिए दिया जाता है और लोगों को लगता है कि ये रट लीजिए डाटा, डाटा वहां से पूछा नहीं जाएगा। आप पेपर की एनालिसिस करके देख लीजिए, आप मत करिए, तेरा टीचर कर लेगा, खुद ही एनालिसिस करके पढ़ा रहा है। क्लियर, आपको सिर्फ और सिर्फ जितना बोला जा रहा है उतना ही पढ़िए, समझाए, बस करिए। इधर देखिएगा, हो गया अब जितना करना था। ठीक है, हम आपको कुछ डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा उस डायग्राम का। कुछ इस तरीके से था हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। पीसीटी हम क्यों नहीं बनाए, पीसीटी क्यों नहीं बना रहे हैं, पीसीटी में तो होता ही नहीं ना। क्लियर, और ध्यान समझेंगे, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, इस वाले रीजन को हमने क्या बोला है, कॉर्टेक्स। अभी लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है, जब समझ में आ जाएगा तभी लिखिएगा, अगर ना समझ में आए तो मत लिखिएगा। क्लियर, यहां से यहां तक जाएंगे तो ये क्या है हमारा, मेडुला। आपके एनसीईआरटी ने मेडुला को भी दो तरीके के मेडुला बताया है, एक अपर मेडुला, एक इनर मेडुला। आउटर मेडुला और इनर मेडुला के नाम से हटाया है, लिखा है उन्होंने, यानी इनमें एक ग्राफ और अभी आएगा, बट अभी हम लाना नहीं चाहते उसको। क्लियर, अब मेडुला की बात कर लेते हैं, तो आगे चलिए हम अभी डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर, कुछ इस तरीके से इनको यहां इन्होंने लिखा है ये आउटर मेडुला। क्लियर, और इनको यहां पे लिखा है किसने, इनर मेडुला लिखा है।
यहाँ पे इनर मेडुला लिख दे रहे हैं हम। क्लियर, ये इनर मेडुला हम लिख दिए। अब हम कंसंट्रेशन को देखते हैं। क्लियर है? अब सुनते ध्यान से, आपको आप आराम आराम से समझना है। मल्टीप्लीकेशन फेज में हमने ये कहा कि ये डिसेंडिंग लिम्स, असेंडिंग लिम्स के और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में हो रहा है। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन का मतलब हमने ये कहा कि जब भी कोई भी हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस से, ठीक है, तो जब भी ग्लोमेरुलस से पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट आती है तो फिल्ट्रेट की जो वैल्यू होती है वो 300 मोल ऑस्मो पर लीटर होती है। ठीक है, कितना हमने बताया? यहाँ पे जो भी फिल्टर आया कॉर्टेक्स रीजन में वो कितना आया बताइए? 300 मोल ऑस्मोलिटी पर लीटर आया, ये इतना आता है। क्लियर? 300, समझ आ रही बात? यानी यही 300 यहाँ पे इंटर करेगा, यही 300 यहाँ पे इंटर करेगा। ये मोल ऑस्मोलिटी पर लीटर में नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर? अब मतलब अब यहाँ पर एक बार यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया है, तो हर बार वही आपको समझना है। क्लियर? इतना ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। कैसे सोल्यूशन होते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। अब हम जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे ये 300 यहाँ पे आया, आउटर मेडुला के पास आया, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बढ़ाया? 400 किया। इसकी वैल्यू कितनी की? 400 की। 400 करने के बाद ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर 600 हुए। कितने हुए? 600 हुए। और 600 होने के बाद यहाँ पे जब भी आए तो यहाँ पर 800 हुए। क्लियर? अब यही 800 यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ये इनर मेडुला में कैसा आया बताइए? 800 ही आया। और 800 यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कितना हो गया? ये 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000। यानी हमारे पास इनर मेडुला में मल्टीप्लीकेशन जो था 800 का, वो डायरेक्ट जैसे इनर मेडुला में आया तो 800 मिली ऑस्मोल आया। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि जैसे ये यहाँ पे इंटर करता है तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना? जहां पे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है यही हमारा इनर मेडुला का पार्ट है। क्लियर? और यहाँ पे सबसे नीचे आने के बाद यहाँ का जो कंसंट्रेशन होता है वो 1200 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1200 हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। क्लियर? उसके पीछे ये रीजन है कि जो हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, क्या बोला? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो हाईली परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट इम्परमिएबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यानी यहाँ पे हमने एक नोट डाल करके बातें हमें याद रखनी थी। क्या लिखना था? कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो हाईली परमिएबल है। कैसा परमिएबल है बताइए? हाईली परमिएबल है किसके लिए बताइए? परमिएबल फॉर वाटर। क्लियर? बट ये इम्परमिएबल होता है किसके लिए बताइए? इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है बताइए? इम्परमिएबल है। इतनी बात समझ में आई? तो लगातार अगर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ का सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन हमने बताया था बताइए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया था। क्लियर? जहां पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन दोनों का क्या है? बराबर है। क्लियर? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किया। अब हमने ये देखा कि रेनल ट्यूब्यूल से ये यहां से वाटर निकल रहे हैं, ये यहां से वाटर निकल रहे हैं, और ये लगातार यहां से क्या निकल रहे हैं? वाटर निकल रहे हैं। अगर लगातार वाटर निकालते जाएंगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन क्या हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा? अरे बोलिए। यानी यहाँ का कंसंट्रेशन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? और बढ़ते करके क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1200 के आसपास हो जाएगा। इवन यहाँ तक कि यहाँ पे भी क्या निकल रहा है बताइए? वाटर भी निकल रहा है। क्लियर? तो लगातार यहाँ पे वाटर निकलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेनल ट्यूब्यूल के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनने लगते हैं। ठीक है? यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम धीरे धीरे होने लगता है। तो इनके अंदर का कंसंट्रेशन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। क्लियर? फिर हमने ये देखा कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जगह पे आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि NaCl के लिए ये परमिएबल होते हैं। क्लियर? तो दूसरा नोट डाल करके हमें यह भी बात याद रखना है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये क्या होता है?
हाईली परमिएबल होता है। क्या होता है बताइए? हाईली परमिएबल होता है किसके लिए बताइए? हाईली परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है बताइए? ये परमिएबल होता है, बट इम्परमिएबल होता है किसके लिए बताइए? इम्परमिएबल फॉर वाटर। ये वाटर के लिए क्या है? इम्परमिएबल है। तो यहां से लगातार क्या होता है? NaCl निकलता है, तो यहाँ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 800। और यही 800 आगे जाएगा तो कितना होगा? 600। और यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर 400 आएगा। बोली बात सही है? यानी यहाँ से लगातार क्या निकल रहे हैं? NaCl निकल रहा है। यहाँ से लगातार क्या निकल रहे हैं बताइए? NaCl निकल रहे हैं। यहाँ से NaCl निकल रहा है। क्लियर? हमने ये कहा कि यहाँ से एक बार NaCl और निकलेगा तो यहाँ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताइए? फिर से कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अरे बोलिए, यहाँ पे एक बार और NaCl निकला तो यहाँ का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 300 मोल ऑस्मो पर लीटर हो गया। अब सुनते हैं, डीसीटी के अंदर, ये डीसीटी का पार्ट है। डीसीटी के अंदर हमने ये कहा था कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका? सोडियम का और वाटर का। भूल गए? भगवान करे याद आ जाए। याद आ रही है? हाँ, सुनते रहे। यानी हमने ये कहा कि ये डीसीटी के अंदर, ध्यान सुनेंगे, इन डीसीटी के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। कैसा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बताइए? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका बताइए? सोडियम आयन का और किसका? वाटर का। तो यहां से लगातार क्या होते हैं? सोडियम आयन निकलते हैं और इनका पीछा करके कौन निकलता है बताइए? वाटर। तो कभी कभी यहाँ का जो कंसंट्रेशन होता है वो 150 से लेकर के 200 भी हो जाता है। पहली बार बता रहा हूं, डीसीटी के अंदर एक ऐसा समय आता है कि डीसीटी के अंदर कितना कंसंट्रेशन हो जाता है बताइए? इससे भी कम हो जाता है। ठीक है, 150 से लेकर के 200। आपको अंडरलाइन किसको करना है? 200 को। कई कई जगह पे 200 लिखा है। आपके एनसीईआरटी ने भी बनाया है क्या? शायद 200 लिखा है कि नहीं? लिखा है? लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है ना 200? क्लियर? लिखा होगा। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन और हमारे पास वाटर उसका पीछा करती है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन और घट जाता है। क्लियर? फिर यहाँ पे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर देखेंगे तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, यहाँ पर फिर से रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है किसका बताइए? वाटर का। क्लियर? तो यहाँ पर धीरे से आकर के यहाँ पर 300 फिर से हमारे पास हो जाता है कंसंट्रेशन। क्लियर? अब यहाँ पे 300 होगा, फिर यहाँ पे कैसा आया? 400। फिर यहाँ पे कैसा आया बताइए? 600। फिर यहाँ पे कैसा आया बताइए? 800। फिर यहाँ पे कैसा आया? 1000। फिर यहाँ पे कैसा आया? 1200। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन फेज से क्या समझे? इंटर किया था कितने से बताइए? 300 से। अरे बोलिए, ये 300 से इंटर किया था इतने से। क्लियर? कितने का मल्टीप्लाई किए कि 1200 हो गया? बोलिए। ठीक है, यानी मल्टीप्लाइड बाय 4। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे। क्लियर? यही मल्टीप्लीकेशन फेज है। ठीक है, यही हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ये अभी किसका पढ़ाया हूं मैं? मल्टीप्लीकेशन अकर इन डीसीटी, सॉरी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? इतनी बात समझ आई? इतना लिखेंगे अभी कि अभी उसको भी समझा दे इसी वक्त? वासारेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में समझा दें? अरे बोलो, चलिए समझते हैं इसी वक्त इनका भी। चलिए इधर देखते हैं, अब किसके किसके बीच में हमें करना है। क्लियर? तो वासारेक्टा के बीच में और लूप ऑफ हेनले के बीच में ही क्या होता है? हमारे पास एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो एक्सचेंज यहां से मान चलिए ब्लड कैपिलरीज आ रही होगी। क्लियर? ये हमने यहाँ पे इनका बनाया।
क्लियर? यहाँ पे इनका क्लियर, इनका ऐसे इस तरीके से बनाया। क्लियर? और समझते हैं, हमेशा हमारी बॉडी ये चाहती है कि होमियोस्टेसिस बनी रहे, क्या नहीं चाहती? अरे बोलो। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पीएच का मेंटेन रहे, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। क्लियर? अब इसी चीज को मेंटेन रखने के लिए ये जो हमारे पास वासा रिक्टा है यही मेंटेन करने का काम करती है। जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पे पाया गया, तो कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन था वो कितना था बताइए? 300 ही था। कितना था बताइए? 300 ही था। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? ये थोड़ा नीचे आया तो 300 ही आया। कितना आया? 300 ही आया। जैसे ही नीचे आया तो उनको अचानक झटका लगा, कहा कि मेरा दोस्त कितना कंसंट्रेशन किया है बताइए? 400। मेरा क्या है? 300। ये भी लगातार क्या करता है? सोडियम आयन को निकाल देता है, कह जाओ भागो। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉरी वाटर को ये निकाल देता है। क्लियर? किसको निकालेगा बताइए? वाटर को निकालेगा। क्लियर? ये अगर NaCl को निकाल रहा है तो ये किसको निकालेगा? वाटर को। जस्ट अपोजिट। क्लियर? तो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ये कितना आ जाएगा, लेकर के आएगा? 400। कहेगा चलो अब बराबर है 400, मेरा दोस्त भी इतना भी, ठीक है। फिर ये थोड़ा नीचे आया, इसका दोस्त कितना पाया? 600। अब उतने कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है तो ये क्या बोलेगा? मेरा भी उतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर वाटर को निकाल करके कितना ले आएगा बताइए? 600 लेकर के आएगा। क्लियर? फिर ये थोड़ा नीचे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? देखेगा यहाँ पे 800 था, ये फिर वाटर निकाल देगा और ये वाटर निकालेगा तो ये कहाँ पे कितना कंसंट्रेशन आएगा इसका? 800। क्लियर? और जब इनर मेडुला के अंदर आया तो और इसने कुछ चीजें अच्छी देखी, उसने कहा कि थोड़ा रुको हम और वाटर निकालते हैं। क्लियर? और वाटर निकाला और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन निकालने के बाद कितना हो गया? 1000। क्लियर? और यहाँ पे जाने के बाद देखा कि यहाँ पर 1200 है, तो 1200 बनाए रखने के लिए यहाँ से फिर इसने क्या निकाला? वाटर निकाला। क्लियर? ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए वासा रिक्टा कर रहा है ऐसा काम। क्लियर? फिर हमने ये देखा कि NaCl क्या किया हम यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या किया देखा, यहाँ पे जाने के बाद ये देखा कितना हो गया? 1000 हो गया। अगर ये 1000 हो गया वाटर निकालने के बाद तो ये क्या करेगा? NaCl को अपने अंदर लेगा। किसको लेगा? NaCl को अब ये अपने अंदर लेगा। समझ आई बात? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये NaCl के पास की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने किसको निकाला था? वाटर को निकाला था। अब इसका कंसंट्रेशन घट रहा है ना, तो NaCl को क्या करेगा? ये बाहर उठा करके फेंकेगा। क्लियर? तो कंसंट्रेशन घट जाएगा। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या किया, कंसंट्रेशन कम हुआ तो ये NaCl को फिर उठा करके क्या किया? फेंक दिया। क्लियर? और NaCl को फेंकने के बाद यहाँ का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 800। फिर यहाँ पे देखा आगे चल करके, देखा 600 था, और 600 हमारा कब होता है? जब NaCl निकलता तो। क्लियर? और NaCl निकलता और आगे निकालने के चक्कर में यहाँ पे मैंने कितना किया? 600, या आगे चल करके कितना? 400। ठीक है। फिर हमने एक बार यहाँ निकाला NaCl। क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि रीएब्जॉर्प्शन कहाँ? NaCl का भी होता है। कहाँ पे? PCT के अंदर। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे आगे चल करके देखा, फिर 300 आ गया। कब? जब NaCl निकाला तब। जस्ट अपोजिट जा रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं एक दूसरे के? तो यही हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म है। अच्छा, ये NaCl कहाँ था? NaCl कहाँ था मालिक? ये NaCl कहाँ था? ये इस फ्लूइड के अंदर थे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ये जो आपको फ्लूइड नजर आ रही है, क्लियर? ये आपको ये जो फ्लूइड आपको नजर आ रही है, ध्यान समझेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ध्यान सुनेंगे, ऑस्मोलैरिटी जो होती है, ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है?
NaCl की वजह से होती है, प्लस किसकी वजह से होती है? यूरिया की वजह से होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है थोड़ा सा हल्का अमाउंट में, हमने क्या बोला था, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम, ठीक है, कुछ अमाउंट में क्या करता है, यहाँ से यूरिया को जाते जाते कलेक्ट कर लेता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया बने रहते हैं। क्लियर? और यहाँ का जो NaCl निकल रहा है ये कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट इनके अंदर नहीं जा रहा है, वो कहाँ पे रह रहा है बताइए? इसी NaCl, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रह रहा है। क्लियर? ये जो NaCl यहाँ से निकल रहा है, आपको लग रहा है ये NaCl जो निकला वो कहाँ पे रहेगा? इसी फ्लूइड के अंदर ही रहेगा। समझ आ रही बात? अब हमें बताइए, आपके एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि हमारे पास मेडुलरी रीजन के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए NaCl और हमारे पास कौन जिम्मेदार है? यूरिया। पढ़ करके सुना दें, लाइए। जहाँ पे फंक्शन लिखवाया था, क्लियर, जहाँ पे फंक्शन आपको समझाया गया था वही फंक्शन में देखेंगे। क्लियर? कलेक्टिंग डक्ट में फंक्शन देखेंगे एक बार। कह रहा है कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। दिस सेगमेंट अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल। ठीक है, यही जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेडुला के रीजन, यही हमारे पास क्या है? मेडुलरी है। ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। क्लियर? टू मेंटेन करने के लिए क्या मेंटेन कर रहा है बताइए? ऑस्मोलरिटी। अब कहोगे सर जी NaCl कहाँ लिखा है? क्लियर, NaCl यहाँ पे लिखा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे लूपा फेनले में, लूपा फेनले का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्यूबुल में यहाँ पे लूपा फेनले लिखा था। हाँ, लूपा फेनले में देखेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही मिनिमम होता है असेंडिंग लिम्ब में। क्लियर? फिर इन्होंने लिखा है कि दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये कैसे मेंटेन कर रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि दिस कंसंट्रेटेड, पहले पूरा लाइन पढ़ लेते हैं। द डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनेले, ठीक है, इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखवाया अभी जो। क्लियर? फिर इन्होंने ये लिखा है द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल है किसके लिए बताइए? हमारे पास वाटर के लिए, और परमिएबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्लियर? कह रहा है द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली या पैसिवली। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्टिवली या पैसिवली ये कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपको बताई जाती है ये यहाँ पर कैसा? एक्टिव, और यहाँ पे कैसा? पैसिव। तो कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है एक्टिवली प्लस पैसिवली। ठीक है, फिर इन्होंने यह लिखा है देयरफॉर, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, यहाँ पे लिखा है देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्टरेड पासेस अपवर्ड इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी पिरामिड। यानी ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए, डाइल्यूट हो रहे हैं कि नहीं ये कंसंट्रेशन? क्यों? क्योंकि NaCl लगातार निकल रहे हैं, और NaCl निकलेंगे तो डाइल्यूशन हमारा बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये NaCl निकलने से हमेशा डाइल्यूट होती है कंसंट्रेशन। क्लियर? यही पॉइंट हमें याद रखना था, बाकी और सारी चीजें तो हो गई हमारी। क्लियर? बना लीजिए, बना लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा। क्लियर? फिर से समझाना पड़ेगा ही हमें, चाहे जितना इजी में हम समझा ले जाए। तो कहाँ से डायग्राम लाएंगे फिर? ACH नहीं, ये ALH है, असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। ये L है ना, ACH नहीं है। ये DLH है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। क्लियर? DCH पढ़ रहे थे क्या इसको? ठीक है, आपको वही समझना है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। क्लियर? सुनते ध्यान से, पूरा माइंड फोकस करेंगे इधर, देखेंगे। हमने ये कहा कि हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाना था हमें। क्या समझाना था? काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाना था। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमने ये कहा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और पीएच को मेंटेन करने के लिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाया जाता है। ठीक है,
और काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके किसके बीच में, हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल के बीच में, हमारे पास वासा रेक्टा के बीच में, और इनका जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो हमारे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करा चलाते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पर बात करेंगे तो कॉर्टेक्स रीजन में हमने ये देखा कि यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन 300 है और यहाँ का कंसंट्रेशन लगभग बराबर चल रहा था, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में। बट हम जैसे मेडुला रीजन में गए और आउटर मेडुला के अंदर जाने के बाद ये देखे कि यहाँ का इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड आयन यानी हम ये कह सकते हैं NaCl का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसको मेंटेन करने के चक्कर में, यहाँ का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के चक्कर में यहाँ से वाटर लगातार निकलने स्टार्ट हुए। क्लियर। और ये जो हमारे पास वाटर लगातार निकल रहे हैं तो इनका कंसंट्रेशन और बढ़ा, कितना हो गया 400, फिर यहाँ पे बढ़ करके कितना हो गया 600, यहाँ पे और वाटर निकाला तो कितना हो गया 800। डायरेक्ट आपसे आउटर मेडुला कभी कभी आज तक पूछा तो नहीं गया है, अब ये पूछा जाने की संभावना हो सकती है, डाटा अगर पूछा जाएगा इनर मेडुला के अंदर कंसंट्रेशन कितना होता है तो आप बताएंगे 800 से स्टार्ट होता है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि 800 कैसे पहुंचा, जब हमने और वाटर लगातार निकाला तो। क्लियर। फिर हमने ये देखा लगातार वाटर निकालते चले गए तो 1000 आया और एकदम अंत में जाने के बाद बेस पे कितना हो गया इनका कंसंट्रेशन 1200 हो गया। क्लियर। ये डिसेंडिंग लूप था। क्लियर। अब असेंडिंग लिम्ब में हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो किसके लिए परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, और इम्परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए। तो यहाँ से लगातार क्या निकल रहे हैं, NaCl निकल रहे हैं, यहाँ से लगातार NaCl निकल रहे हैं, यहाँ से लगातार NaCl निकल रहे हैं, यहाँ से लगातार NaCl निकल रहे हैं। क्लियर। NaCl लगातार निकलते चले जाएंगे तो इस रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा कि नहीं घटेगा। क्लियर। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन घट रहा है और इतना घटते घटते 1200 से कितना हो गया 1000, 1000 से NaCl निकला तो कितना हो गया 800, 800 से निकला तो कितना हो गया 600, 600 से निकला तो कितना हो गया 400, और एक ऐसे ही निकला तो कितना हो गया 300। ठीक है। कॉर्टेक्स में रीजन में जाने के बाद कितना हो गया हमारे पास 300 हो गया। फिर हमने ये कहा कि DCT रीजन में हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयन का और वाटर का। क्लियर। जब यहाँ से सोडियम आयन और वाटर निकलने लगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन और घट गया। क्लियर। और सोडियम आयन कंसंट्रेशन NaCl निकला तो और कंसंट्रेशन घटेगा तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 150 से लेकर के 200 के आसपास फिर से आ जाते हैं। क्लियर। एक ऐसा ही रीजन है, ऐसे पूछा जाता है कि एक ऐसा रीजन बताइए जहां पे कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल से भी कम हो जाए। क्लियर। तो कौन सा रीजन है हमारा, DCT। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी लगा करके एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कराया जा रहा है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि इनका कंसंट्रेशन 200 हो गया, अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बताइए 300 हो जाएगा। क्लियर। फिर हमने ये देखा कि 300 होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो वाटर लगातार निकलते रहेंगे, वाटर लगातार निकलते रहेंगे। अच्छा, ये 300 कैसे हुआ, वाटर कैसे रीअब्जॉर्ब हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ADH के जो रिसेप्टर थे अपर कलेक्टिंग डक्ट में पाए गए, और अगर अपर कलेक्टिंग डक्ट में ADH के रिसेप्टर प्रेजेंट है तो यहाँ से वाटर को रिमूव करने का, रीअब्जॉर्प्शन कराने का काम करेंगे। अगर वाटर निकलेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो वाटर निकला तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। क्लियर। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सॉरी यहाँ पर ADH के रिसेप्टर थे, लगातार यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने लगा जिसकी वजह से कंसंट्रेशन और बढ़ते 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 चला गया। एक समय इतना आ गया, कितना हो गया बताइए 1200। 300 से स्टार्ट हुआ था, 1200 में गया, कितना टाइम्स हुआ बताइए। इसलिए कहा जाता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया उसका 4 टाइम्स होता है हमारा यूरिन। क्लियर। यूरिन का जो फिल्ट्रेट होता है वहां पे 4 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, और इसीलिए हमने बोला ये मल्टीप्लीकेशन फेज है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास एक्सचेंज पार्ट की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज पार्ट किसके किसके बीच में हो रहा है। क्लियर। तो एक्सचेंज पार्ट वासा रेक्टा के बीच में हो रहा है और लूपा फेनेले के बीच में ही तो हो रहा है। क्लियर। तो लूपा फेनेले में हमने ये कहा कि यहाँ पर स्टार्ट किया वासा रेक्टा हमने, और वासा रेक्टा ये लूपा फेनेले के हिसाब से ही चलेगा। क्लियर। यहाँ का कंसंट्रेशन, यहाँ का कंसंट्रेशन दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हो रहा है तो ये आयन को एक्सचेंज करेंगे। क्लियर। इन्होंने ये देखा कि 300 से स्टार्ट किया, 300 था इनका। क्लियर। जैसे मेडुलरी रीजन में आया, मेडुलरी रीजन में आने के बाद देखा यहाँ पे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर असेंडिंग लिम्ब के अंदर यहाँ का कंसंट्रेशन कितना था 400 था। क्लियर। अब इसने क्या किया कि इसमें हमारे पास इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इसने क्या निकाला, वाटर निकाला। अगर वाटर निकालेगा तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पे इसने वाटर को निकाला, यहाँ का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर, तो 400 हो गया। और वाटर निकाला तो क्या हो गया, 600। अगर और वाटर निकाला तो 800, और वाटर निकाला तो 1000। ऐसे ही वाटर निकाला तो कितना हो गया, 1200 यहाँ पे हो गया। दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर हो गया। क्लियर, ये मेंटेन करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन क्या देखा कि धीरे धीरे अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन घट रहा है। क्लियर। अब इस कंसेंट्रेशन को घटाने के लिए हमने ये देखा कि 1200 से 1000 अगर आया, क्लियर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन घटा, तो कंसेंट्रेशन घटेगा कब, जब NaCl निकाल देंगे तब हम। क्लियर, तो यहाँ वाटर रेक्टा से क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा, ताकि ये 1000 और ये 1000 दोनों आपस में क्या हो जाए बताइए, बराबर हो जाए। क्लियर। फिर यहाँ से NaCl निकलेगा ताकि ये 800 और ये 800 क्या हो जाए, लगातार बराबर हो जाए। फिर अगर हम आउटर मेडुला की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 800 हमारे पास कंसंट्रेशन था किसका, डिसेंडिंग लूपा फेनेले का। उसके चक्कर में यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, हमारे पास कंसंट्रेशन को हमें घटाना पड़ेगा, तो NaCl हम लगातार यहाँ से निकाल दिए। क्लियर। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे जाने के बाद और घट गया, तो घटाने के चक्कर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी NaCl को बाहर निकाल दिया। क्लियर। फिर ऐसे हमने इनको और बाहर निकाल दिया, फिर ऐसे आगे चल करके कॉर्टेक्स रीजन में जितना गया था उतना ही आ गया। ये आयनिक बैलेंस ही तो है। क्लियर। जब वासा रेक्टा का और लूपा फेनेले का कंसंट्रेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। समझ रहे बात, बोलो, बस यही बात करनी है। क्लियर। लाइए एनसीईआरटी से लिखवा देते हैं। क्लियर। लाइए एनसीईआरटी से लिखा देते हैं। सुनते ध्यान से, कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर। सुनते हैं ध्यान से, कई सारी चीजें मैं लिखवा चुका हूं, आपको यहाँ पे पढ़ करके लाइन बाय लाइन आपको सुनाएंगे, सब कुछ वैसे ही लिखा गया है। सुनाए, आराम से समझेंगे। कह रहा है कि ये मैमल्स के अंदर ही एबिलिटी होती है, किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स क्या होते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन करते हैं। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन का मतलब जब हम एक्वेटिक से हम टेरेस्ट्रियल पे आ रहे थे तो हमने क्या किया कि वाटर को कंजर्व करने की कोशिश की। बोलिए बात सही है। वाटर को बचाने के चक्कर में मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब अपने बॉडी के अंदर ही रखते हैं, इसलिए हमारा यूरिन कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। क्लियर। ये तो पहले ही दिन ही बताया था। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हेनेले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। ठीक है, यानी किसी भी यूरिन के कंसंट्रेटेड होने में किसका रोल है बताइए, वासा रेक्टा का रोल है, और किसका रोल है, अरे बोलिए, वासा रेक्टा का और लूपा फेनेले का। कह रहा है कि द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूपा फेनेले इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों का जो डायरेक्शन है कंसंट्रेशन का वो एक दूसरे के क्या है बताइए, अपोजिट है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, फॉर्म्स अ काउंटर करंट, और यही क्या बनाते हैं, काउंटर करंट बनाते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आल्सो काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ध्यान समझिए, ये चाहे लिम्स की बात करें, ये यहां से आ रहे हैं घटते हुए, ये बढ़ रहे हैं, ये भी एक दूसरे के क्या है बताइए, अपोजिट में, और ये भी एक दूसरे के क्या है बताइए, अपोजिट में। क्लियर। वासा रेक्टा का भी लिम्स देखेंगे आप तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट में है। लूपा फेनेले के लिम्स देखेंगे, ये भी एक दूसरे के क्या है, काउंटर करंट पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं इनके। ये क्यों हो रहा है, जैसे जैसे ये रंग बदल रहे हैं आपके लूपा फेनेले, उसी को रंग देख करके हमारे पास किसका, वासा रेक्टा का भी बदल रहा है कंसंट्रेशन। क्लियर। इसलिए कहा जाता है काउंटर करंट पैटर्न दोनों बनाते हैं, लूपा फेनेले भी बनाता है डिसेंडिंग लिम्स और असेंडिंग लिम्स, और वासा रेक्टा भी बनाता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है कि प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूपा फेनेले एंड वासा रेक्टा। ध्यान सुनिएगा, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकियां। क्लियर, मोबाइल बंद कर। क्लियर, साफ साफ दिखाई देता है तो क्या कर रही है, सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है कि ये जो वासा रेक्टा है और हमारे पास लूपा फेनेले है, इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो भी एक्सचेंज की बात की जाएगी, कभी भी एक्सचेंज हम अगर ये अपना सामान कोई पीछे वाले भाई साहब को देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। अब अगर एनसीईआरटी पीछे वाले से मांगेंगे तो दे पाएंगे नहीं, सामने से ही तो लेना पड़ेगा। तो जो हमारे नजदीक होगा उसी चीज का एक्सचेंज होता है। क्लियर। तो यही बात हमेशा याद रखनी, यही तो ग्रेडियंट बनाता है।
हम आपको एक समय में बताए थे ग्रेडियंट क्या है, दो जगहों के बीच का कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, वहां पे हम टर्म यूज करते हैं ग्रेडियंट। कभी भी ग्रेडियंट टर्म हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो इन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यानी यही हमें मदद करता है, अंदर की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे इनर मेडुला की तरफ, यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर दैट इज लगा करके क्या लिखा है, दैट इज फ्रॉम 3 मिली ऑस्मोल 3 मोल ऑस्मोल पर लीटर से कॉर्टेक्स से टू अबाउट 1200 मोल ऑस्मोलेरिटी पर लीटर इन इनर मेडुला। यानी 3 से स्टार्ट किया 1200 पे लेकर के चले आए। क्लियर? यही इंक्रीज करने में मदद कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये लिखा है कि दिस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टर्म हमने क्या कहा था, हमेशा कंसंट्रेशन दो लोगों के बीच में जहां की डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम हो। क्लियर? ग्रेडियंट टर्म हम वहां पे यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ग्रेडियंट टर्म यूज नहीं करते। कभी भी कोई भी गैसेस का जो मूवमेंट है, किसी भी हमारे पास लिक्विड का जो मूवमेंट है, वो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे ही होता है, ग्रेडियंट पे ही होता है। समझ आई बात? इनका दोस्त बगल वाला नहा करके नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? अरे बोलिए, समझ में आई बात? अरे बोलो। हाँ, बगल में बैठे वाले को ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ग्रेडियंट वहां पे बन गया है। बीच चौराहे पे, हमारे पास मार्केट के बीच चौराहे पे अगर कोई सुंदर लड़की परफ्यूम मार करके खड़ी है, हमें